अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कब शुरू होगा, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन इन मुज़ाकरात को आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस वक्त तेहरान में मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए, वहां से कतर गए और अब वो तुर्की पहुंच चुके हैं। अब पाकिस्तान एक तरफ जो रीजनल ताकतें हैं उनको भी मुतमईन कर रहा है, उनको भी ऑन बोर्ड ले रहा है, क्योंकि मुआहिदा अगर सिर्फ ईरान और अमेरिका में हो जाएगा तो तब भी सारे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और एट द सेम टाइम जब तक तेहरान के जो तहफुजात हैं या अमेरिका के जो तहफुजात हैं वो दूर नहीं होंगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। इस वक्त जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हो रही है, जो आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, वो तेहरान के अंदर जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पे जो टॉक्स हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि वो मामलात जिनके ऊपर कोई डेडलॉक था, वहां पे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो बात कर रहे हैं ईरानी क़यादत से, और उसके साथ साथ जो दीगर खित्ते के ममालिक हैं वहां पे जो तहफुजात हैं उनको दूर कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो अब ये मामला आगे किस तरफ जाएगा, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद अगर मुज़ाकरात का दूसरा दौर होता है तो क्या इस्लामाबाद में तैयारी हो रही है, यहां पर इसको क्या सिचुएशन है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें भी हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उन पर भी रोशनी डलवाएं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सहाफी आमिर इलियास राना साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया है, सर आपका भी शुक्रिया। और सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, मैं जरा आपसे शुरू करूंगा और तेहरान से शुरू करूंगा। खबरें इस तरह की हैं कि कुछ मामलात के ऊपर अमेरिका और ईरान के दरमियान डेडलॉक था, और वो मोस्टली जिसे आप कह सकते हैं कि फौजी नोयत के या दिफाई नोयत के, और कुछ लोग कह रहे हैं जोरी नोयत के मामलात हैं जिनके ऊपर कुछ चीजों को सेटल करना है। और इस वक्त फील्ड मार्शल साहब वहां पे मौजूद हैं और बहुत सारी चीजों को देखा जा रहा है और बुनियादी तौर पे कोशिश की जा रही है कि चीजें उस नहज पे पहुंच जाएं जहां से आगे फिर जो मुआहिदा करना है वो मुमकिन हो सके। तो आप कैसे देखते हैं फील्ड मार्शल साहब का ये जो दौरा तेहरान है, और वहां पे क्या बातें हो रही होंगी आपकी नजर में? जी, थैंक यू वेरी मच अतर काज़मी साहब फॉर हैविंग मी, और मेरा जुबैर साहब को और राना साहब को बहुत सलाम। देखिए जी, जो फील्ड मार्शल साहब तेहरान में गए, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये मेरे लिए एक मीडिएटर का दौरा नहीं है। आई थिंक ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट इस पूरी टॉक्स के बीच में जो चीजों को लेकर चल रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप जो खास तौर पे न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में और जो क्रिटिकल इश्यूज आए हैं उनको ब्रिज कर रहे हैं, गैप को ब्रिज कर रहे हैं, सॉरी इसको क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं विद अ व्यू कि ये टॉक्स कामयाब हो। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन इसमें अतर काज़मी साहब। इसमें याद रखिएगा कि अगर इस वक्त टॉक्स फेल होती हैं, डेडलॉक होता है, तो फिर एस्केलेशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब ये चीजें एस्केलेशन के ऊपर वाले लेडर पे जाएंगी। और अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि ईरान बिल्कुल इस कम कर जाएगा, वो टूट जाएगा, लेकिन अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि विद दिस प्रेसिडेंट इन ऑफिस, इनका जब एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाते हैं तो क्यास बहुत फैलता है। और मैं समझता हूं कि जब क्यास का मतलब यह है कि हर चीज डिसरे कर दी जाए। आज अमेरिकन चले जाते हैं, लेट्स से कि यहां से निकल जाते हैं, कहते हैं जी ठीक है, आवर वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन कंप्लीटेड, हम जा रहे हैं, विक्ट्री और नो विक्ट्री। लेकिन रीजन के अंदर एक जो सीड अभी ड्रिफ्ट का आया है, स्पेशली जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के साथ, तो ये कल दरख्त बनेगा जी। तो फील्ड मार्शल ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको कामयाब किया जाए, स्टेक होल्डर्स को भी साथ मिलाया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नोबडी इज प्रीवी के व्हाट आर द डिस्कशन। इवन पाकिस्तान के अंदर भी एक वाइल्ड गेस है, और बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज, अगर अमेरिका ने या ईरान ने अपने लोगों से जो बातचीत की, लेकिन वो भी दे आर नॉट डाइवर्जिंग द मेन एस्पेक्ट्स के इश्यूज हैं क्या। लार्जली ईरानियन जो है वो ब्लेम करते हैं कि जी अमेरिकन ने वो वॉकआउट कर गए एंड टाइम पे, जब आखिरी ब्रेक हुई उसके बाद जब वो वापस आए तो उसके बाद बिल्कुल ही चीजें चेंज हो चुकी थी। अमेरिकन कहते हैं कि जी हमने एक ऑफर दी लेकिन उन्होंने ली नहीं, स्टबन थे उसके ऊपर। बट ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, कोई इतनी परेशान कुन बात नहीं है। ये इस तरह के जो कंप्रीहेंसिव डायलॉग्स होते हैं उनमें ये चीजें होती रहती हैं। और आखिरी फिक्रा ये कह दूं कि देखिए, एक सॉलिड कंप्रीहेंसिव सीज फायर जब नहीं होगा तो ये टेम्परेरी इसको नेगेटिव पीस को साइलेंसिंग ऑफ गन हो जाए और पॉजिटिव पीस जो है वो हम अचीव ही ना कर सके, विच इज दी कंप्रीहेंसिवली एड्रेसिंग दी कोर इश्यूज, ताकि ये परमानेंट एक सीज फायर एंड परमानेंट पीस की तरफ हम चले जाए।
ठीक। अच्छा जुबैर साहब, ये जो अमेरिका का मौकिफ है पाकिस्तान के हवाले से, अमेरिका खुल के ये कह रहा है, व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि हमारी तरफ से सिर्फ एक पार्टी सालसी का किरदार अदा कर रही है और बड़ी जबरदस्त तरीके से कर रही है, और वो है पाकिस्तान की क़यादत। ये जो यूनिक पोजीशन पाकिस्तान ने ली, ऑब्वियसली वो उन्होंने ये भी कहा कि दीगर ममालिक भी ऑफर कर रहे हैं, इवन ट्रंप साहब ने कहा, लेकिन हम किसी और से कोई मदद नहीं चाहते, हम सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू ये कर रहे हैं। तो यकीनन यहां पे जो पाकिस्तान की सफारतकारी है या जिस तरीके से पाकिस्तान ने चीजों को मैनेज किया है, उसको एक तरह से तारीफ तो बनती है। आप कैसे देखते हैं उसे? बिल्कुल तारीफ बनती है, और मेरा ख्याल है जो गुडविल पाकिस्तान ने अर्न की है, सिर्फ अमेरिका के हवाले से नहीं, जो साइड पर भी जो बैठे हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं या जापान है, साउथ कोरिया है, इन सब की नजर में पाकिस्तान हैज अर्नड अ वेरी पॉजिटिव इमेज, और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा शगुन है। और जाहिर है इसमें जो मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप है उसकी दोनों की एफर्ट्स शामिल हैं। लेकिन मेरा अगर आपने मुझे सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैं ये कह के आगे बात ना करूं, जिस तरह जो रियल इश्यूज हैं, अगर उस पर आप इजाजत दें तो मैं उस पर भी बात कर लूं कि इस वक्त जो इशू है, ये सिर्फ यही सवाल था कि जी गुडविल है या नहीं। नहीं, आप करें बात, जो आपका मौकिफ आप बात दें, करें नहीं, क्योंकि आप मैं नॉर्मली जो सवाल होते हैं उसको जवाब देता हूँ, तो जवाब तो मैंने दे दिया कि पाकिस्तान हैज अर्न्ड गुडविल, और ये रिमार्केबल अचीवमेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है किसी भी पाकिस्तानी के लिए। पाकिस्तानी क्या, यूरोपियन आप ले लें, मैंने जिस तरह कहा कि वो जो डायरेक्टली जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी जाहिर है इस चीज को मतलब पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है ना, बड़ा क्लियरली देखा जा रहा है कि एफर्ट कर रहे हैं। उसने होस्ट किया, वो एक कोई उसके पीछे कितना एफर्ट होगा, तो आई थिंक वो तो बहुत बड़ी बात है। जी राना साहब, जिस तरह आपने सुना कि ऑब्वियसली मामला तेहरान में भी चल रहे हैं, पर वज़ीर आज़म साहब पहले सऊदी अरब गए, कतर गए, इस वक्त वो तुर्की में है, तो यकीनन उन रियासतों को भी वो अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे होंगे। मुआहिदा सिर्फ ईरान और अमेरिका का तो नहीं होना, पूरे खित्ते के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो सारी चीज़ें थी, लगता ही है कि पाकिस्तान उनको भी देख रहा है। अभी जो सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि 10 रोज़ा सीज़ फायर लबनान और इसराइल में, ये एक शर्त थी मुआहिदा करने में ईरान की, तो आप ये समझें कि फील्ड मार्शल जो विज़िट तेहरान में कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो इतलात आ गई हैं कि आज रात से अड्डे 10 दिन के लिए बंद हो रहे हैं कैपिटल में, इस्लामाबाद में क्यों हो रहे हैं, ये इतलात कंफर्म कर रही हैं कि अगले हफ्ते अच्छी खबर के साथ इस्लामाबाद में सेकंड राउंड होने वाला है। चूँकि ये एक बुनियादी मुतालबा था कि वहाँ पे इसराइल को रोकें, यानी इसराइल की जारियत के ऊपर पहली दफ़ा अमेरिका को अमल दरामद कराने के लिए दोनों तरफ काम करना पड़ा, ईरान पे भी और वहाँ पे भी। और फिर फील्ड मार्शल जो गए हैं वो इसीलिए गए हैं ना, वार जोन में कि एक कम्युनिकेशन नहीं है, उनकी पूरी लीडरशिप थ्रेट में है। और इसराइल को पता है जब हमारे फील्ड मार्शल उतरे हैं तो उनका कोई बंदा नहीं बचेगा अगर कोई किसी ने बचगाना हरकत सोची भी सही। तो ये जो एकदम यहाँ पे हुई है, कल सारी पंजाब पुलिस और बाकी इदारे जो चले गए थे वो कल रात वापस आ गए हैं, जॉइंट चौकियाँ वगैरह सब लग गई हैं। तो आप ये समझें कि पाकिस्तान जो खित्ते में अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर आज उन राफेल तैयारों की सलामी ले रहे थे जो इंडिया ने हमारे लिए रखे थे कि पाकिस्तान को तबाह करना है, अल्लाह के फजल से हमने तो ना राफेल छोड़ा ना इंडिया छोड़ा। तो ये जो हमारा नया करैक्टर पूरी दुनिया में आया है मई की जंग के बाद, तो अब हमसे ट्रस्ट पे बात हो रही है ना, एतमाद पे हो रही है, हमने दुनिया का ट्रस्ट जीता है। यहाँ पे बहुत सारे शतुंगड़े थे जिन लोगों ने ये काम किए कि स्कर्दू में आग लगवा दी, फिरका वराना आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जब हमारी स्टेट ने काम दिखाया, किसी को मारा नहीं पीटा नहीं, लेकिन तेहरान की तरफ से शुक्रिया पे शुक्रिया, तराने पे तराना आ रहा है। यहां आ रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ना कि हमने किसी की तरफदारी नहीं की। और ये इसकी वजह थी, यहां बहुत सारे लोगों ने, आपने भी तंजिया ट्वीट किए जर्नलिस्टों के तौर पे, आपका ये राइट है, हम वहां गए, दूसरे गए, क्यों बोले भाई पाकिस्तान एक बड़ा काम करने जा रहा है, छोटी सी खबर के लिए अपने आप को खराब करा ले, क्यों करें? मैं तो इस हक में हूं कि मुझे खबर मिले, मैं तो ब्रेक करूंगा। मैंने उस दिन दी खबर 3:19 पे कि जी 3 बजे आमने सामने बैठ गए दोनों, जो पाकिस्तान का बुनियादी काम था। अगला काम बात की, ये रिपोर्टर का काम है, हमें प्रेस रिलीजें कवर करनी है, तो वो सरकारी इदारे बहुत सारे मौजूद हैं। इस पे जरा बात करते हैं, एक ब्रेक ले लूं जरा आमिर साहब, एक छोटे लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह बात हो रही थी कि अभी सदर ट्रंप ने अनाउंस किया है कि लबनान में सीज फायर होगा, एक जो पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि इसराइल की कोशिश होगी कि इस सारे अमल को नाकाम बनाया जाए। आप भी समझते हैं कि जो सबसे बड़ी थ्रेट है इस वक्त इस पीस प्रोसेस को, वो इसराइल की तरफ से है?
उसको जी मैं समझता हूं अतर काजवी साहब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इजराइल जो है वो न सिर्फ इस पीस प्रोसेस को ये तो एक प्रोसेस है ना, वो पूरे रीजन को थ्रेट है जब तक वो अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसका आगाज हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 जनवरी 2021 जब इजराइल को उठा के यूरोपियन कमांड से सेंटकॉम में लाया गया कि जी वो इधर के आर्किटेक्चर में शामिल किया गया सेंटकॉम के, जिसमें मिडिल ईस्ट आता है। तो लीगली ऑफ मिलिटरीली पुश किया गया इस एलिफेंट को इनटू दिस मिडिल ईस्ट रूम। अंदर आया, प्लान यही है, मोटे तौर पे यही था कि जी इब्राहिम अकॉर्ड होगा, कुछ कंट्रीज आपको सपोर्ट करेंगी एंड शो ईरान एज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का, अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमी। और इतना सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि पूरा आर्किटेक्चर जो है सिक्योरिटी का मिडिल ईस्ट का वो रिवॉल्व राउंड करे एंड लेड बाय इजराइल अगेंस्ट ईरान। फिर चीजें वैसे होती नहीं है जैसे आप प्लान करते हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ईरान के ताल्लुकात काफी बेहतर रहे, कुछ इब्राहिम अकॉर्ड में भी चले गए लेकिन कुछ नहीं गए। तो अब ये उसी की कड़ी है जी, उसी का सिलसिला है। अब वो चीजें फेल होगी, ईरान खड़ा हो गया, उसने वॉर शुरू की है, उसने रेजिस्ट किया। तो मेरी नजर में ये जो ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट है या जो भी उनका प्लान है वो फिलहाल तो उसको हाल्ट लग गया जी, और डैमेज भी हुआ है एंड एज ऑफ नाउ इट इज डैमेज्ड, और इस ईरान के कॉन्टेक्स्ट के नतीजे में प्लस अरब वर्ल्ड को भी थोड़ी सी समझ आ रही है कि ये कैसे इस थ्रेट को रोका जा सकता है। अब ये चॉइस है, जो फ्यूचर कोर्स है ईरान के ऊपर, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, कि वो इस एलिफेंट को परमानेंटली इस मिडिल ईस्ट से फारिग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके लिए इनको अपनी जो बैगेज है ना पास्ट का, इसको दफन करना पड़ेगा। जब आप बैगेज लेके स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो वो ऐसी है जैसे आप गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन बैक व्यू मिरर में देख के चला रहे हैं, तो यू आर बाउंड टू बैंक समवेयर, ये याद रखिएगा। तो अब फ्यूचर का जो कोर्स है, अगर तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ईरान, इनमें सब में अंडरस्टैंडिंग आती है कि नहीं यार, ये एलिफेंट जो हमें किसी काम का नहीं छोड़ेगा और उसी को हम चाहे जिस मर्जी अप्रोच से उसको कर ले, जब तक हम अपनी चीजें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ठीक नहीं करेंगे ये चीजें हल नहीं होंगी। ऊपर से हुर्मस अभी ऐड हो गई, अब हुर्मस का भी अटैचमेंट इसी जगह पे कर ले, तो ऑफ कोर्स इजराइल को अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को परसू करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। देयर बिगेस्ट एनिमी इन द रीजन इज द पीस, कि रीजन पीस में चला जाएगा तो ये आपस में ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, वो परसूट नहीं कर सकते। यही चीज हिंदुत्व से लुथड़ी हुई बीजेपी का यहाँ पे जो लिक्विड पार्टी को उधर है कि इस रीजन में अगर पीस हो गया, इंडिया पाकिस्तान का पीस होता है या अफगानिस्तान का पीस होता है, तो ये हिंदुत्व के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, हिंदू जायनिज्म आगे नहीं जा सकता। तो ये कॉन्टेक्स्ट है इजराइल के अंदर। इजराइल इज द जोकर इन द पैक, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पीस हो। टेम्परेरी चीजें हो सकती है लेकिन इनको इकट्ठा होना पड़ेगा टू फाइट दैट माइंडसेट एंड टू फाइट दैट एप्लीकेशन। ठीक, अच्छा जुबैर साहब, जिस तरह पहले भी हम बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक जो फ्रंट है उसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया देख भी रही है, तारीफ भी कर रही है। सऊदी अरब ने कुछ जो हमारे माली मामलात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, सऊदी अरब की तरफ से भी एक अच्छी खबर आई है। ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, क्या ये आपको लगता है कि आगे चल के इसके नतीजे में वो जो मौशी एक पहलू है हमारी मुल्क का या हमारी सियासत का, या आप हमारी मईशत की बात कर लें, वो जो मौशी पहलू है वो भी एड्रेस हो सकता है इस सारी ये जो सारे मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, और इसके नतीजे में अगर कोई डील होती है तो उधर भी, उस फ्रंट पे भी हम बेहतरी देखेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हो सकता है फायदा हो, लेकिन जिस तरह सऊदी अरेबिया की भी आपने बात की कि यूएई ने हमारे से पैसे वापस मांगे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हो गया था हमारे फॉरेन एक्सचेंज फ्रंट पर। वो सऊदी अरेबिया ने पहले भी वो करता रहा है, हमारी मदद करता रहा है, अब भी किया। बट इज इट द वे टू गो फॉरवर्ड? मतलब हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि जी हम बड़े अजीम मुल्क के तौर पर सब दुनिया में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम वही कर रहे हैं जो पिछले 70 साल में हमने किया था, कि टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्रेंडली कंट्रीज एंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। चीजें उस वक्त दुरुस्त होना सही होती हैं जब आप अपने एबिलिटी से अर्न करते हैं, अपने एक्सपोर्ट से अर्न करते हैं, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, अपने लोकल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस शो करते हैं। वो हो नहीं रहा, और जाहिर सी बात है इस जंग की वजह से नहीं, जंग से पहले ही सिचुएशन जो थी वो बहुत खराब थी। अब मैं आपको सिर्फ सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, $16 बिलियन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इसमें।
जिसमें $12.5 बिलियन जो थे यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना के थे, और $3.5 बिलियन पिछले 2 साल में हमें मिले हैं IMF से। ये हो गए बराबर $16 बिलियन। इसका मतलब पिछले 4 साल में हमने वी हैव नॉट अर्नड अ सिंगल पेनी। कोई एक मुल्क आप मुझे बता दें खित्ते में, जो जाहिर है मैं एडवांस कंट्रीज की तो बात नहीं कर रहा, मैं श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह की बात कर रहा हूँ, वियतनाम वगैरह की बात कर रहा हूँ, मालदीव्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, किसके पास हु इज विच कंट्री इज टोटली डिपेंडेंट। अभी आप खुद सोचें कि अब 12.5 बिलियन से 12 बिलियन रह जाएंगे 2 ममालिक से। अगर वो 2 ममालिक अगर वापस ले, वो हमारी अर्निंग्स है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा दें और मैं कहूँ कि देखें जी मैंने इतने पैसे मेरे हो गए। So this is not the way the countries progress, and obviously over the last 70 years this has proved again and again and again. और ये मैं नहीं कह रहा, जिस शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने थे 2022 अप्रैल में, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं कशकोल लेके जाऊं और लोगों को सऊदी अरेबिया या यूएई को या किसी दूसरे मुल्क को कहूं कि जी पैसे दे दे, बट वी आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग, और उसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। उस पर ये भी कह रहे हैं कि ये जो बड़ा जबरदस्त हो गया कि जी सऊदी अरेबिया से आते, जबरदस्त तो उस तरह से हो गया कि हम उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं था, बट हमारी अर्निंग तो नहीं है। तो जब तक हम अपना सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, इंटरनल सिस्टम को, जिसमें टैक्स है, रिफॉर्म्स है, सुन ले मेरी बात, जिसमें आपके पावर सेक्टर है जो आजकल आप हशर हुआ है वो आप देख रहे हैं, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, जो आपका हेल्थ सिस्टम है। आपको पंजाब में आपने सुना है कि किस तरह से वहाँ HIV एड्स फैल रही है। बाय द वे, और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स है, पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग है एज फार एज एड्स इज कंसर्न। तो कोई भी इंडिकेटर आप उठा के देख लें, मईशत के हवाले से या ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ या एजुकेशन के हवाले से, either it will be one of the it will be the worst or one of the worst. तो अगर आपने इस तरह से आगे मुल्क को लेके जाना है, ऐसे नहीं होगा। तो वज़ीर आज़म साहब को सिर्फ रिक्वेस्ट किया है कि वो इस मुल्क में भी अभी बैठ के ये भी देखें कि ये क्यों इतनी लोड शेडिंग हुई है। अभी जो पेट्रोल का क्राइसिस आया था, कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने बताया था कि 4 फैसले जो थे उसमें आपने इस किस्म के फैसले ये जो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के अगेंस्ट थे, उनको उस किस्म की प्राइसेस ऐड की जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं। चले, मैं जरा आमिर इलियास राना साहब को भी शामिल करता हूँ। अच्छा राना साहब, मीडिया की एक तो हम भी एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन दफ्तर खारजा ने आज तारीफ की है, लेकिन गिला शिकवा मीडिया का ये है कि खबरें जो है वो बाहर से ब्रेक होती नहीं। तो ओवरऑल आप मीडिया के किरदार को कैसे देखते हैं? लेकिन मैं उससे पहले जुबैर साहब ने चूँकि बात की, वो एक मुझे ना होता शक अगर जुबैर साहब ये बातें ना करते, मतलब मुझे हो जाता कि अच्छा यार ये पाकिस्तान की खुशी में शरीक हो गए इस अच्छी तरह कि एक हम फंसे हुए हैं और हमें फंसाने में इसराइल ने इतनी बड़ी साजिश की, इंडिया ने इतनी बड़ी साजिश की कि उन्होंने सोचा हम एक छक्का मारेंगे किसी तरीके से और पाकिस्तान एक माशी गिरदाव में फंस जाएगा। और पाकिस्तान की इस जो माशी और दिफाई किरदार से हम निकल आए। हमारे ऊपर एक लम्हे के लिए ये सोच किसी ने लगाई कि कहीं किसी इंटरनेशनल मीडिया से आई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, जो बहुत अरसे से करा रहे हैं लोग, तो ये मुझे शक हो जाता। लेकिन वो जुबैर साहब का थैंक यू कि वो अपने उस पक्के रवैये पे खड़े हैं कि जी ये था ये था ये था, और ये पाकिस्तान वही है जिसमें ये गवर्नर भी थे और ये यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में भी थे। फिर ये कहेंगे मैं नवाज शरीफ के साथ था, उस वक्त ठीक था। लेकिन ये सब हम जब इक़्तिदार में होते तो हमें बिल्कुल हरा हरा नज़र आता है, और जब हम इक़्तिदार में नहीं होते तो हमें सब वो चीज़ें दूसरी तरफ से नज़र आती हैं। ये तो उस बात का है। जो मीडिया की बात की ना आपने, देखिए बात यह है कि मीडिया पे बहस होनी चाहिए ना। जी। मैं कहूँ कि जी आप क्यों तनकीद कर रहे हैं, ये आपका राइट है, जैसे जुबैर साहब का राइट है, मैंने जवाब दिया, वो अपना जवाब दे देंगे। अच्छा, खबर के लिए कब से सहाफ़ी प्रेस रिलीजों का इंतजार करने लगे हैं? मतलब जर्नलिस्ट वो है जो खबर खुद निकालता है। देखें, वो आप मेरा सोर्स हो जाए, जुबैर साहब हो जाए, जनरल साहब हो जाए, मेरी जहां पहुंच होगी बीइंग रिपोर्टर, कुछ जरूरी है कि मैं फॉरेन ऑफिस जाऊंगा? अगर ये रिपोर्टर सारे बाहर खड़े होते, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, 93 में जब नवाज शरीफ और इसहाक खान की लड़ाई थी तो पीएम हाउस और प्रेसिडेंसी दोनों खुले हुए थे। सड़क पे हम सारे बैठते थे, मोटरसाइकिलों की किकें मारी और वहां जाके बैठ गए, ना कोई उठाता था, रात सारी चलते रहते थे, चाहे अखबार की कापियां चली गई, हम रिपोर्टिंग वहां पे भी करते थे। खबर
आपको फिर भी किसी के साथ अलग से मिलती थी, कोई खड़े होकर सामने नहीं बताता। पर आज फॉरेन ऑफिस के बाहर हम खड़ा कर देते पूरी दुनिया का मीडिया और आपको अंदर ना जाने देते, क्या तमाशा बनता? सहूलत नहीं है जी। फिर यही माइक लेके जो आज सफेद सिर वाले फिर रहे हैं ना, बेकार हुए हुए, जिनको सिर्फ यूट्यूब से पैसे बनाने हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं यार। जो उन्होंने मैच्योरिटी की तारीफ की है फॉरेन ऑफिस, यही तो बात है ना कि हमने जो अपने अंदर से गंद मारा ना, इंटरनेशनल मीडिया को एक बेहतरीन माहौल दिया। आप करते रहे कि जी इंटरनेट तो बस के अड्डे पे भी फ्री होती रहे भाई। आपने जिन लोगों को मदऊ किया कि आप आए, हम आपको कवरेज देते हैं, आप उनको बिठाने का भी इंतजाम न करें तो क्या करेंगे? उस अमेरिकन सहाफी ने वैसे पाकिस्तान को सबसे बड़ी खबर दे दी, जो ट्रंप का कॉल आई और फिर पता चला कि दी ना, पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी, मैं बात पहले भी यही कह रहा था कि पाकिस्तान के हुकाम ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। देखें यहां पे ईरान के खिलाफ खबर निकल जाए, क्या कहते हैं वो? अमेरिका के खिलाफ निकल जाए खबर, क्या कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिन लोगों ने ये फैसले किए, बीइंग जर्नलिस्ट मुझे मुश्किल आई है ना, मैं पहले भी कह रहा हूं, देखिए हमारा काम है कि खबर निकालें, ये मिन्नत तरले नहीं होते कि ये कोई बात है भला। सही बात है। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले आएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा जनरल साहब, जो रेटरिक की अगर बात करें तो दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी रेटरिक अभी भी हम सुन रहे हैं। अमेरिका अभी भी कह रहा है कि जी जंग दोबारा हो सकती है, और उसका जो उनके जो सेक्रेटरी वॉर हैं उन्होंने बाकायदा गुफ्तगू करते हुए कहा। फिर अबनाए हुर्मुज़ की वो जो नाकाबंदी है वो अमेरिका ने अभी भी जारी रखी हुई है। तो आप समझते हैं कि ये चीजें साथ साथ चलती रहेंगी और उसके बावजूद भी ये जो पीस है वो फिर भी अचीवेबल है? काजमी साहब, वॉर है ना, वॉर में तमाम डिप्लोमेसी की अपनी जगह है, पॉलिटिक्स की अपनी जगह है, मिलिट्री एप्लीकेशन की अपनी जगह, ये तीनों साइड बाय साइड चलती हैं जी। और जब पीट हेगसेथ इज द सेक्रेटरी वॉर, वो कोई फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर तो है नहीं, या सेक्रेटरी स्टेट तो है नहीं, या कोई और खजाना भी नहीं है। इवन द इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैज जंप्ड इनटू ये जो वॉर में आए हैं, वो इस वजह से कि ये जो हुर्मुज़ को इन्होंने ब्लॉक किया, एक्चुअली दे वांट टू क्रिएट अ इकोनॉमिक कॉस्ट कि ईरान का देखें ना, 80% जो एक्सटर्नल वो उनकी कमाई है वो ऑयल के जरिए ही है। अगर उसको वो ब्लॉक कर देते हैं तो तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल रोजाना जाता है जी वहां से ईरानियन ऑयल। तो उसको अगर वो ब्लॉक कर देते हैं तो इट्स अराउंड $276 मिलियन का उनको नुकसान पर डे होना है। तो वो आ गए। अब पीट हेगसेथ, ये वॉर में चलता रहेगा, नेगोशिएशन के बीच में भी चलता जाएगा, जो स्टिक एंड कैरेट का होता है कि यार देखे, वो ये बता रहे हैं कि हम एस्केलेशन के लिए भी तैयार हैं, हम डिप्लोमेसी के लिए भी तैयार है, चॉइस इज योर्स। ईरान भी यही कह रहा है कि हमने एस्केलेशन के लिए भी तैयार है, हमें भार नहीं है उसका कि आप एस्केलेशन करेंगे तो हम यहां पे बच कर जाए। तो अभी ये ब्रिंक्समैनशिप एंड हु ब्लिंक्स फर्स्ट, तो ये वो चीजें चल रही हैं और दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। ये स्ट्रेटजी में इसी तरह ही होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आई थिंक गुड थिंग इज कि डायलॉग इज इंटैक्ट एंड राइट ऑन द ट्रैक। अच्छा सर, इसमें जो चाइना ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि अगर वहां से शिप्स रोके गए तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, तो एक मौके के ऊपर इस तरह का भी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर हमने बयानियां भी देखा, कवरेज भी देखी कि ऐन मुमकिन है कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी आए। लेकिन आपको लगता है कि ये थोड़ा सा वी आर जंपिंग द गन, वहां पर सूरत हाल नहीं पहुंचेगी? चाइना तो कभी भी फ्रिक्शन में नहीं जाएगा, बट ऑफ कोर्स चाइनीज इंटरेस्ट को अगर आप प्रोलॉन्ग प्रोट्रैक्टेड पीरियड के लिए हैम्पर करेंगे तो वो कहीं और रिस्पांस देगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं देगा। वो अपने इन्हीं ममालिक जो ऑलरेडी वॉरिंग फैक्शंस हैं, इन्हीं को कहीं इक्विप करेगा, किसी को देयर आर अदर वेज टू क्रिएट एनवायरनमेंट समवेयर एल्स। तो वही कहते हैं कि आप एक थिएटर में हैं, आप किसी और थिएटर में किसी और कॉन्टेक्स्ट में प्रेशर्स डेवलप करते हैं, तो एट दिस लेवल दीज मैसेजेस आर वेरी क्लियर कि कौन सी चीज कहां से हो रही है। बट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आई डोंट फोरसी, चाइना का कोई कंस्ट्रक्ट नहीं अभी तक वहां तक पहुंचा कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाएगा। दे विल नेवर लाइक टू बी इन द वॉर। सेकेंडली 14 को जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बहुत सी होप्स जो है वो अटैच की हुई है अपनी चाइनीज विजिट के साथ, और एक ख्याल ये भी तस्वर किया जा रहा है, और कुछ लगता भी ठीक तस्वर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ईरानियन ये जो डील है इसको लेकर चाइना जाना चाहते हैं, क्योंकि नेटो को जिस तरीके से उन्होंने रिजेक्ट किया है और नेटो के साथ जो उनकी इस वक्त कंटेस्टेशन चल रही है, वो अलग बात है कि ये सारा चीजें जो हो रही हैं दीज आर ट्रांजिशनल इन नेचर। मैं इसको परमानेंसी अभी भी नहीं समझ रहा, मे बी इसलिए नहीं समझ रहा कि शायद ट्रंप के टेन्योर तक एक डिफरेंट अप्रोच हो अमेरिका की, एंड पोस्ट ट्रंप एक नया अमेरिका जन्म ले। वन
नंबर 2 ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी वक्त भी यू टर्न ले सकते हैं, कि किसी वक्त भी वापस जा सकते हैं। बट एनीवे, जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक वो बड़े पॉजिटिविटी के साथ शिपिंग से मिलना चाहेंगे, वहां जाना चाहेंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में वो इतनी कास्ट नहीं क्रिएट करेंगे। अभी भी जो ब्लॉकेड लगाया, तो जब देखे ना, नेगोशिएशंस फेल तो नहीं हुई, बट जारी था प्रोसेस। बट जब डेडलॉक आया, तो डेडलॉक के साथ ही फिर एस्केलेटरी लैडर पे आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ये नहीं होता कि आप बैठ जाते हैं तो फिर तो आपने गेम हार दी ना, वो सारा फिर आपने तो लूज कर दिया। तो उन्होंने डबल ब्लॉकेट किया। अब डबल ब्लॉकेट करने के बाद उन्होंने एक इकोनॉमिक कॉस्ट क्रिएट किया कि ये भी है। तो हैशटैग बता रहा है कि अगर ये डिप्लोमेसी फेल होगी तो देयर इज द वॉर फॉर यू। और ऑफ कोर्स उसका रिस्पांस जो है वो ईरानियंस जो करेंगे वो करेंगे। और अगला अगर खुदा न खास्ता सेशन भी डेडलॉक होता है तो फिर ईरानियंस, मुझे मेरी नजर में यह है कि फिर वो बाबत मंदब और कोई इकोनॉमिक कॉस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे भी एस्केलेटरी लैडर में ऊपर जाए और मैचिंग रिस्पॉन्सेस के साथ चलें। ठीक। अच्छा जुबैर साहब, आपकी तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब भी सियासतदान है और सियासतदान को बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, और अब मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो जो लोकल सियासत है उसका भी इसमें पार्ट है? और दूसरा, ऑब्वियसली आपकी दुनिया पे नज़र भी है, क्या ये जो इवेंट हुआ है ईरान के साथ वॉर वाला, और उसके बाद जिस तरीके से अब सफारतकारी हो रही है कि एक मुआहदा हो जाए, क्या वो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था या वो जो एक रवायती इत्तेहादी थे और बहुत सारे ब्लॉक्स थे, आपको दुनिया रीशेप होती हुई नजर आ रही है? शुक्र है अतहर, आपने जो टॉपिक्स की मुनासबत से मेरे से भी सवाल पूछा है। ऐसे लगता है कि जैसे हमें कुछ नहीं आता, तो बाकी दो जो हमारे ज़ाहिर है साथी हैं उनसे, मेरे से आपने सवाल ही ये पूछा था कि पाकिस्तान में इसके बाद क्या होगा, तो मैंने अपने उसके हिसाब से ही जवाब दिया था। मैं जो सवाल होता है, अब आपने जो सवाल पूछा है, तो नहीं सर, आपको इसलिए इधर जहमत दी है कि आपको पता है, इसलिए तो सर आपको बुलाया हमने। तो नहीं, लेकिन आपने आखिर में जाके ना कि चले इनसे भी पूछ लें, या बिठाया है तो इनसे भी रिलेटेड इशू पर बात कर लें। आई थिंक हमारी नहीं सर, पहला क्वेश्चन भी सर आपसे रिलेटेड था, सिर्फ मीडिया के हवाले से साथ। पर एनीवे प्लीज आप कैरी ऑन सर, प्लीज। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अमेरिका में बहुत ज्यादा, अगर हम दोनों कंट्रीज को उठाएं, ईरान को और अमेरिका को, तो इस वक्त अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। जाहिर है वहाँ एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसमें उन्होंने जाना है, मिड टर्म ईयर है ये। इस वक्त दोनों हाउसेस में ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है, जिसकी वजह से ट्रंप इतनी सब चीजें, इतने सब फैसले, बड़े फैसले करने में कामयाब होते हैं। लेकिन जो जनरली जो उनकी रेटिंग्स इस वक्त आ रही हैं और जो बहुत ज्यादा खराब है, उससे तो ऐसा ही महसूस होता है कि ही विल लूज बोथ हाउसेस, हाउस भी और सेनेट भी। और उसकी वजह से जाहिर है उनके जो लास्ट 2 इयर्स होते हैं, जो भी सिटिंग प्रेसिडेंट होता है और वो सेकंड टर्म में होता है, और वो अगर दोनों उधर सेनेट में और हाउस में मेजॉरिटी लूज कर जाए, तो ही इज लाइक अ सिटिंग लेम डक प्रेसिडेंट, एंड दैट विल मीन कि 1 नवंबर के बाद हम एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रंप देख सकते हैं। अभी जिस तरह जनरल साहब बिल्कुल सही बात कर रहे थे ट्रंप के ऊपर, तो ट्रंप वाहिद पर्सन आदमी है इस वक्त दुनिया में जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस खड़ा हुआ। अदरवाइज ट्रंप से पहले कितने प्रेसिडेंट्स आए हैं? 47 साल से ईरान में यही वाला सिस्टम है। और हमें जो हमने पढ़ा है, सुना है कि हर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जाके ईरानी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोशिश की कि जी किसी न किसी तरह से ईरान पर हमला करें, लेकिन हर प्रेसिडेंट ने रेजिस्ट किया। तो उसकी रीजन ये थी कि ईरान को कॉन्कर करना इतना आसान नहीं है जैसे उन्होंने वेनेजुला को समझा था, या किसी और कंट्री को समझते हैं कि जी जाएंगे एक दिन बमबारी करेंगे वो कम कर देंगे। सो और दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा था कि रीशेप होते हुए वर्ल्ड ऑर्डर, एब्सोल्युटली। और मैं थोड़ा सा जनरल साहब से या आपसे शायद इख्तिलाफ करूंगा आमिर, कि मेरा नहीं ख्याल है, देखें हकीकत क्या है, प्री वॉर में चले जाएं, हकीकत ये है कि जितने भी अरब ममालिक थे उनको ज्यादातर को ईरान से ज्यादा खतरा था, इजराइल से कम था। इजराइल के साथ तो बहुत ज्यादा की डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हो गए थे, कतर के, यूएई के और भी दूसरे ममालिक के। और मतलब अगर बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी तो दुश्मनी भी ऐसी नहीं थी जो एक जमाने में अरब और इजराइल के दरमियान होती थी, लेकिन ईरान के साथ उनकी दुश्मनी थी। तो मेरा ख्याल है हमारे हम चैनल पर ये बात करते हुए पता नहीं क्यों घबराते हैं। सो ईरान अगर इसी तरह से अगर यूरेनियम के हवाले से इससे बच के निकल जाए, तो वो अरब ममालिक के लिए फिर भी डेंजर पोज करेगा, इसराइल के लिए डेंजर पोज करेगा।
सो रीशफलिंग जरूर होगी, लेकिन उस रीशफलिंग में अनलेस एंड अनटिल एक ऐसा मुआहदा हो जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट जो हदूद अमेरिका डिफाइन कर रहा है या जो दूसरे ममालिक समझते हैं जिसकी वजह से वो एटम बम ना बना लें, अगर वो नहीं होगा तो ईरान विल कंटिन्यू टू पोज अ थ्रेट। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान ने कभी कोई गलत काम किया था, 47 साल से उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है और वो बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया जाता है कि ईरान पोज्ड अ थ्रेट टू इजराइल, तो उन्होंने तो पटाखा भी नहीं किसी अरब ममालिक में पड़ा था। So मेरा ख्याल है they acted with lot of maturity over the last 20-30 years despite the sanctions and despite the difficulties. और इवन जून में जब लास्ट ईयर हमला किया अमेरिका ने और ये कहा कि ऑब्लिटरेट कर दिया हमने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, उसके बाद भी ईरान ने कुछ नहीं किया। सो ईरान हैज बिहेव्ड वेरी वेल उस तरह से, अनलाइक द वे अमेरिका हैज बिहेव्ड, इजराइल हैज बिहेव्ड। सो आई होप खित्ते में अमन आए जिसमें ईरान के लिए आसानी हो और पूरे खित्ते के लिए भी यकीनन ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा राना साहब, जब जेडी वैंस यहाँ से वापस गए थे उस वक्त एक तासुर तो ये भी मिला कि शायद बातचीत खत्म हो गई है, लेकिन खबरें इस तरह की भी थी कि उसके बाद भी मसलसल बैकग्राउंड में चीजें चल रही थी, पाकिस्तान भी कर रहा था, बातचीत हो रही थी, तो ये अमल दोबारा नहीं शुरू हुआ। तासुर ये है कि ये उसी वक्त से चल रहा है, पर पहले पीछे चल रहा था, अब क्योंकि हमारी क़यादत बाहर गई है तो चीजें खुल के सामने आएंगी। काज़मी साहब, आपके साथ 11 से 12 ट्रांसमिशन की थी हमने उधर से, उस रात थके हुए थे, सारे लगे हुए थे। हम बार बार ये कह रहे थे ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि आज हतमी मुआहदा हो जाए। असल बात थी पहले बिठाना, जो पाकिस्तान की कामयाबी थी। आगे जब बैठ जाएंगे तो बातचीत शुरू होगी और ये नताइज आ सकते हैं। फिर ये लोग जो खुशफहमी में थे कि जी बिल्कुल फैसला होगा, या जो बदखाई में थे कि जी होना ही नहीं था, देखा और नहीं हुआ। मैंने उस वक्त 7/19 पे ट्वीट किया कि उम्मीद अभी बाकी है और ईरान का जवाब आना। देखें, आप जेडी वैंस को सुने, उन्होंने कहा हमने उनको एक अच्छी डील ऑफर की है और हम जवाब का इंतजार करेंगे। इसका मतलब है बात नहीं टूटी। ईरान ने उस रात एक तेहरान से जारी किया सरकारी तौर पे कि हमने 6 कमेटियां बना दी हैं, एक्सपर्ट्स उसमें बैठ गए हैं, जिसमें आपको पता है ना उनका वो भी आया हुआ था, स्टेट बैंक का गवर्नर भी साथ था। वो क्यों था? पूरी एक्सपर्ट्स उन्होंने लीगल क्यों लाए थे? वो चाह रहे थे जो पाबंदियां हैं जो उन्होंने लिख के दी हैं वो उनके एक्सपर्ट्स लाए थे। अमरीकियों के भी बैठे थे और वो बैठे रहे मुआहदे पे। असल हमारे यहाँ होता है कि हम सब चीज़ों में ना जल्दी जल्दी चाहते हैं। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो रही है, दोनों को अपने अपने घरों में जवाब देना है। जो पहले भी बात हो रही थी, जुबैर साहब भी कह रहे थे, अच्छा ट्रंप को ट्रैप तो किया ना नेतन्याहू ने, बिल्कुल, जो अभी जुबैर साहब भी कह रहे थे, जो 1992 से वो मुसलसल लगे हुए हैं कि किसी तरह अमेरिका हमला कर दे। पिछला हमला किया तो ट्रंप झूठे साबित हुए कि जी हमने एटमी प्रोग्राम खत्म कर दिया। अब किस 60% को अफजूदा को लेने जा रहे हैं? हो सकता है हमारे पास आ जाए, किसी और के पास चला जाए। ईरान के तो आयतुल्ला का शहीद का फतवा था, ये नहीं माने। ओमान में भी ऑफर हुई, जनेवा में भी हुई, लेकिन अब एक पायदार ऑफर, जैसे अभी उन्होंने ट्वीट किया ना कि मैं 10वीं जंग रुकवाने जा रहा हूं, 9वीं मैंने रुकवा दी है। तो ले जी, हम तो कह रहे हैं ना, हमने तो आपको नोबेल के लिए कह दिया, आप सारे नोबेल प्राइज ले लें, लेकिन इस पंगे से बाहर निकल जाए जी। हर जगह पे जाके ना अटैक करना। वेनेजुएला के बाद उन्हें तेहरान में समझ आ गई ना कि ये वो कहानी नहीं है, वहां लोग खड़े हो गए। तो ये बात जितनी जल्दी उन्होंने समझ लिया कि ट्रैप से निकल आए, तो तभी तो उन्होंने नेतन्याहू को मजबूर किया ना इस लबनान पे भी। मेरे ख्याल में वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसलिए चेंज हो रही है कि मिथ और माइट अमेरिका की दोनों खत्म हो गई। उनको डोमेस्टिक, आप 4 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने इतना बड़ा इदारिया लिखा है, 4 पॉइंट्स बनाए हैं कि क्यों वो कह रहे हैं हम बार बार कि अमेरिका को जीतना चाहिए, लेकिन नहीं जीत रहा। वहां वो लोग जो रेडिकल उनके साथ थे फॉक्स न्यूज के, वो सारे उन पर तनकीद कर रहे हैं। सर्वे तो उनके खिलाफ उस वक्त से शुरू हुआ जब वो दुनिया से, वो आपको पता है वो बड़ा आदमी जाता है ना दौरे पे, जैसे वो गल्फ गए थे, तुम कितने दे रहे हो, तुम कितने दे रहे हो, अच्छा भाई पैसे ले लें, बदले में जो टैरिफ लग रहा है वो तो आम आदमी, तो अमेरिकन शहरी चीजें महंगी खरीद रहा है, आप जितने मर्जी पैसे ले आए। उनको मिड टर्म का पता है, इसलिए वो जान छुड़ा रहे हैं। और ईरान को भी हम बचाना चाहते हैं। वो जीत गए हैं अपनी जगह पे खड़े होकर कि उन्होंने हार नहीं मानी, मुस्तहकम खड़े हैं। तो हमारा फायदा क्या है? अमेरिका भी पीछे हट जाए, ईरान भी पीछे हट जाए और ईरान पे से पाबंदियां हट जाएं। पाकिस्तान को और क्या चाहिए? एक हमारा पड़ोसी ब्रदर इस्लामी मुल्क ठीक हो जाए। गल्फ के अंदर हमने लड़ाई होने नहीं दी, जो इसराइल का डिजाइन था कि सऊदी अरब एक दफा जवाब दे दे। वो तो अपनी दुकानें बंद करके बैठते और इनका तमाशा देखते। वो पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तीनों ने वो कारनामा अंजाम दिया है। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अच्छा, आखिर में जनरल साहब जरा ब्रीफली कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो 2 सगे भाई हैं इसराइल और भारत, उनका आजकल बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, तो क्या भारत की तरफ से कोई पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ हो सकती है? पहले इस तरह की खबरें भी आती रहीं। नो, बट ऑलरेडी वो गड़बड़ तो कर रहे हैं।
कन्वेंशनल तो नहीं, लेकिन सिंदूर 2.0 जो अफगानिस्तान से बाजोड़ में कल परसों अटैक हुआ, वो क्लियर इंडिकेशन थी सबोटैज करने की, डायलॉग हो के इनको इंप्रेशन दिया जाए कि जो कंट्री अपने मुल्क की अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, तो वो आप लोगों को क्या तस्वीर कराएगी, उसको अंडरमाइन करने की, लार्जर रोल को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई थी, और एक दफा फिर वो एक्टिवेट हुए। तो वो तो दैट इज ऑन। देखिए कॉम्बो तो चल रहा है जी, जूइश जायनिज्म का और हिंदू जायनिज्म दोनों का कॉम्बो में चल रहे हैं। मोदी साहब का जो दौरा था 4 दिन पहले इजराइल का, दैट वाज क्लियर रिफ्लेक्शन कि ठीक है जी, यू हैंडल ईरान, फिर पाकिस्तान को हम मिलके करेंगे। तो और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आज भी हम किसी फोरम पे बात कर रहे थे जहां पे ईरानियन एम्बेसडर बैठे हुए थे, वहां यही बात हो रही थी कि दे हैव स्टैब्ड देम इन द बैक। चाणक्य के पैरोकार जो है वो अपनी मंडेला थ्योरी के मुताबिक चल रहे हैं। देयर इज अ सीरियस कोलैबोरेशन है, लेकिन आज नहीं कल परसों कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर ये हमारे से जान इनसे छूट नहीं सकती। टिल द टाइम वी मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग, एक्सटर्नल पीस, इंटरनल पीस, इन दोनों को अचीव उनकी तो यही हरकतें और वो अपनी हरकतें करने की कोशिश करते रहेंगे। एनीवे जनरल साहब, जुबैर साहब, राना साहब, आप तीनों शख्सियात का शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।